चेद वंश के आज अध्ययन में हम खारवेल का अध्ययन करेंगे। खारवेल एक ऐसे शासक रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम ही ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन जो भी उनके संबंध में हमारे पास जानकारी है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। अगर हम देखते हैं भारतीय इतिहास में, तो अशोक युद्ध के पश्चात प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व जो कलिंग अशोक से हारा हुआ राज्य होता है, वो एक शक्तिशाली राज्य बन गया होता है। इस समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व यहाँ पर चेद वंश का जो शासन था वो एक महामेघवाहन नामक व्यक्ति के पास था और उसी के नाम पर उस कुल को महामेघवाहन कुल कहा गया है। चेद जो है वो भारत की बहुत ही प्राचीनतम जाति रही है और छठी शताब्दी ईसा पूर्व चेद 16 महाजनपदों में शामिल रहा है। चेदीय जातक के अनुसार इसकी राजधानी को सोतिवती कहा गया है। सोतिवती। और अगर हम महाभारत में इसको अध्ययन करते हैं तो इसी राजधानी को शुक्तिमती या शक्तिमती कहा गया है। तो इसी चेद वंश की जो महाभारत की चेद वंश को हमने पढ़ा है, इसी चेद वंश की एक शाखा कलिंग में होती है और ये चेद वंश जो है यहाँ पर एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना करता है। तो जो कलिंग का जो चेद वंश है, इसका जो संस्थापक है वो एक व्यक्ति है जिसका नाम है महामेघवाहन। कलिंग के चेद वंश की स्थापना महामेघवाहन ने किया था और इन्हीं के नाम पर, चूंकि ये संस्थापक थे, तो चेद वंश तो था ही, लेकिन इसे महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। खारवेल इसी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है वो पुरी जिला है, वहां पर पुरी जिला से 3 किलोमीटर दूर उदयगिर पहाड़ी पर हाथी गुफा या हाथी गुम्फा अभिलेख कहते हैं, वहां पर कुछ ऐसी ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुई है जिसमें किसी तिथि का जिक्र नहीं है, मतलब वो किसी तिथि को नहीं बता पा रही है, लेकिन उसने खारवेल के बारे में बताया है। तो खारवेल के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वो हाथी गुम्फा बोलते हैं अभिलेख से मिलती है, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में पुरी जनपद से 3 मील दूर उदयगिर पहाड़ी में मिला है। यही एक मात्र ऐसा ऐतिहासिक साधन है जिससे हम खारवेल के बारे में जानते हैं। इसमें खारवेल के बचपन की प्रारंभिक शिक्षा, राज्याभिषेक और उसके राजा होने के बाद 13 वर्ष की घटनाओं का अध्ययन किया है। हाथी गुफा अभिलेखी केवल एकमात्र ऐसा साधन है, मैं बार बार बताऊंगा, कि वो खारवेल के परिचय से जुड़ा है। इसके अलावा खारवेल के बारे में किसी ऐतिहासिक पुस्तक या किसी अन्य अभिलेख में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। इस साधन से जो पता चलता है उसके अनुसार खारवेल जो है महामेघवाहन वंश का, कलिंग का तीसरा शासक था। महामेघवाहन इसके पितामह थे, खारवेल के पितामह थे। महामेघवाहन खारवेल के पितामह थे और मंचपुरी गुफा में एक लेख मिलता है जिसमें वक्रदेव नामक महामेघवाहन शासक का उल्लेख हुआ है। वक्रदेव, इनका भी अभिलेख है, मंचपुरी अभिलेख, उसमें इनका जिक्र हुआ है और इन्हीं को खारवेल का पिता
माना गया है। तो खारवेल के पितामह का नाम या बाबा का नाम महामेघवाहन था, जिनके नाम पर महावेग कुल की स्थापना हुई थी। और मंचपुरी अभिलेख में कलिंग के एक महामेघवाहन वंश के दूसरे शासक का उल्लेख मिलता है, जिसे वक्रदेव कहा गया है, और वक्रदेव को खारवेल का पिता माना गया है। इतिहास के अनुसार खारवेल का जो विवाह था, उस समय के एक राजा ललक हथ्य सिंह, उनका नाम था ललक हथ्य सिंह, इनकी पुत्री से हुआ था, और इनकी पुत्री ही खारवेल की प्रधान रानी थी। खारवेल का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 24 वर्ष की अवस्था में हुआ था। खारवेल का जो है राज्याभिषेक 24 वर्ष की अवस्था में हुआ था, और हाथी गुम्फा अभिलेख से इनके शासन के राज्याभिषेक से 13 वर्ष तक के समय की जानकारी होती है। पहले वर्ष में कोई ऐसी जानकारी नहीं होती है, केवल राज्याभिषेक का ही वर्णन है। लेकिन इनके शासन के दूसरे वर्ष में जो जानकारी होती है, उसके अनुसार सातवाहन काल के जो एक प्रमुख राजा थे सातकर्णी, खारवेल उस समय सातकर्णी की काफी शक्तिशाली स्थिति थी, और खारवेल उनकी उपेक्षा करता है, अर्थात उनकी अनदेखी करता है, और अपनी विशाल सेना को पश्चिम की दिशा में भेजता है कर्णवेला नदी के पास, और वहां पर वो मूसिक नगर होता है उसको भयभीत करता है, उसमें भय उत्पन्न करता है। कुछ विद्वानों ने जो कर्णवेला नदी है उसको वैनगंगा माना है, और मूसिक नगर को गोदावरी में स्थित असमक राज्य की राजधानी माना है। लेखकों ने कर्णवेला को कृष्णा और मूसी नदी के बीच का भाग माना है। तो जो पहला इसका होता है वो मूसिक नगर में या असमक नगर में भय उत्पन्न करता है, और सातवाहन की काल के सातकर्णी की उपेक्षा करता है, अर्थात उसकी शक्ति को नजरअंदाज करता है, और सीधे अपनी सेना को उनके क्षेत्र की तरफ बढ़ाता है। लेकिन हाथी गुम्फा अभिलेख में इन दोनों के बीच युद्ध का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, और यह माना जाता है कि यह खारवेल का केवल एक धावा मात्र था, जिसे सातकर्णी ने असफल किया था, और इसी की सफलता के पश्चात सातकर्णी या गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख में उसके द्वितीय वर्ष का जो है ब्यौरा मिला है कि सातकर्णी की उपेक्षा करके वो मूसिक नगर में भय उत्पन्न करता है, और खारवेल जो है उस युद्ध में जीतता नहीं है, और माना जाता है कि सातकर्णी उसको धावा को असफल करता है, और उसी के उपलक्ष्य में वो अश्वमेध यज्ञ करता है। जो इसके राज्याभिषेक के बाद का जो तीसरा वर्ष है उसमें वो कोई विजय अभियान नहीं चलाता है, और इस अवधि में वो अपने राज्य में मल्ल युद्ध, नृत्य, वाद्य, संगीत आदि की कलाओं का प्रदर्शन करता है, और अपने राजधानी में खुशियां मनाता है। खारवेल का जो चौथा वर्ष होता है, इसमें खारवेल बरार के भोजक और पूर्वी खानदेश तथा अहमदनगर के राष्ट्रिकों के विरुद्ध अभियान चलाता है। तो जो चौथे वर्ष में है वो भोजक और राष्ट्रिक के विरुद्ध अभियान चलाता है। बरार और खानदेश या अहमदनगर, बरार और अहमदनगर, इन दोनों पर वो अभियान चलाता है, यहाँ पर आक्रमण करता है, इनको परास्त करता है। इस विजय के जो प्रसंग है उसमें इस बात को वर्णित किया गया है कि विद्या
धर नामक एक जैनियों की जो निवास स्थान है वहां पर खारवेल निवास करता है। विद्याधर का जो निवास स्थान है वो जैनियों का एक तीर्थ स्थान होता है, जिस पर कि राष्ट्रिक या राष्ट्रिक लोग और भोजकों ने कब्जा कर रखा होता है, उसको वो खारवेल मुक्त कराता है। अशोक काल में हम देखते हैं तो जो ये राष्ट्रिक थे और जो भोजक थे वो अशोक की अधीनता को स्वीकार करते थे, और यह लोग खारवेल के युद्ध के समय सातवाहन शासकों के मित्र होते हैं, उनसे इनके मैत्री संबंध होते हैं। सातकर्णी जो प्रथम है उनकी जो रानी नागनिका होती हैं वो इसी राष्ट्रिक या महारथी वंश की कन्या होती हैं। इस प्रकार से खारवेल का जो भोजक और राष्ट्रक पर विजय होता है वो एक महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। तो ये एक ऐसी विजय है जो खारवेल की महत्वपूर्ण विजय होती है। शासन के 5वें वर्ष में खारवेल तनसुली नामक एक नहर को अपने राजधानी तक लाता है। तनसुली, इस नहर के जल को वो अपनी राजधानी तक लाता है। ये उसके 5वें वर्ष का कार्य होता है। 6ठे वर्ष में वो अपने राज्य के नागरिकों के कर को माफ करता है, अर्थात कर मुक्त कर देता है, उनके ऋण को छोड़ देता है। शहरी और ग्रामीण दोनों जनताओं के कर को वो मुक्त करता है। 7वें वर्ष में उसके अभियान या किसी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है, लेकिन 8 से 11 में खारवेल दक्षिण में पिथुंड नगर के समीप या जो मद्रास के पास है वहां पर वो आक्रमण करता है और उनके नगर को नष्ट करता है। ये कहा जाता है कि दक्षिण के जो ये तमिल राज्य होते हैं जो कि पिथुंड नगर जिसमें नष्ट होता है, ये सब एक संघ बना करके खारवेल से युद्ध लड़ते हैं, लेकिन खारवेल से पराजित होते हैं। एक लेख के अनुसार, यही हाथी गुम्फा अभिलेख के लेख के अनुसार, खारवेल पिथुंड नगर में गधों से हल चलवाता है। ये शासन का इसका 11वें वर्ष का है। पिथुंड नगर को नष्ट करता है। जो कि मद्रास के पास है, और इसमें वो गधों से उस राज्य में हल चलवाता है, अर्थात उस राज्य को गधों से जुतवा देता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में हमने उसके एक बताना, मैं अभी यहाँ स्लिप कर गया था आपको। 8वें वर्ष की उपलब्धि में खारवेल जो है गोरखगिरी बराबर की पहाड़ियों को पार करता है और अधिकार करता है। इसी के जड़ से उस समय यमनराज डिमिट्रियस की सेना जो है मथुरा से भाग जाती है। ये इसके 8वें वर्ष का घटनाक्रम होता है, जिसमें वो यमनराज डिमिट्रियस को पराजित करता है और खारवेल की जड़ से वो मथुरा से भाग जाता है। 11वें वर्ष हमने आपको उसके बाकी जो है 9 और 10 वर्ष का कोई अभिलेख उसका प्राप्त नहीं होता है, लेकिन 11वें वर्ष में पिथुंड नगर को ध्वस्त करता है जो कि मद्रास के पास है, और इसका जो पहचान माना गया है वो आज का मसूली पट्टनम नामक स्थान माना गया है। तो इसको गधों से इसको हल जुतवा देता है, अर्थात इस नगर में वो गधों से हल चलवाता है। ये इतिहास में जो है ये बात वर्णित है या सुरक्षित मानी गई है। 12वें वर्ष में खारवेल के 2 अभियान होते हैं। पहला अभियान उसका जो होता है वो उत्तरा पथ की तरफ होता है, और 12वें वर्ष में उत्तर भारत में वो अपने हाथी और घोड़ों को गंगा का स्नान कराता है। गंगा के स्नान का तात्पर्य ये नहीं है कि वो हाथी और घोड़े ला करके गंगा नदी में केवल नहलाता है, उसका मतलब ये है कि वो मगध राज्य पर आक्रमण करता है। 12वें वर्ष में उसका जो आक्रमण होता है वो मगध राज्य पर होता है,
और यहाँ के शासक बृहस्पति मित्र को परास्त करता है। इनको परास्त करता है, इनसे अपने चरणों की वंदना कराता है। बारहवें वर्ष का यह अभियान इसका महत्वपूर्ण अभियान माना गया है कि मगध नरेश बृहस्पति मित्र को परास्त करके वो उससे अपनी चरण वंदना कराता है। और इसके सब पहले के जो एक नंद राजा होते हैं, जो कलिंग पर आक्रमण करके जिन जैन की मूर्ति को मगध उठा लाते हैं, उसे ये वापस कलिंग लाता है। और ये जो जैन जिन हैं, इनका नाम है ऋषभ देव। तो ऋषभ देव की ये मूर्ति को, जो कि नंद राजा कलिंग पर आक्रमण करके मगध लाते हैं, उसे खारवेल पुनः मगध को परास्त करके अपनी राजधानी को वापस ले जाता है। तो ये 12वें वर्ष का इसका उत्तरापद का ऐसा अभियान होता है जिसमें वो मगध राज्य को भी परास्त करता है। लेकिन 12वें वर्ष ही उसका एक अभियान दक्षिणापथ की तरफ चलता है। 12वें वर्ष में ही वो दक्षिण में पांड्य लोगों का राज्य होता है। पांड्य, इनके ऊपर वो जल मार्ग और थल मार्ग से हमला करता है और इसे जीत लेता है। पांड्य नरेश इसकी अधीनता को स्वीकार करता है और उसे अपने मुक्तामणि की एक माला भेंट करता है। तो पांड्य राज्य को परास्त करता है और उपहार स्वरूप मुक्तामणि की माला पांड्य नरेश से प्राप्त करता है। 13वें वर्ष में जो इसके घटना का उल्लेख है, इसमें यह पाया गया है कि इसने कुमारी पहाड़ी पर वो जैन भिक्षुओं के लिए गुहा विहारों का निर्माण कराता है। कुमारी पहाड़ी का मतलब है उदयागिर की पहाड़ी और खंडगिर। इन दो पहाड़ियों पर वो जैन भिक्षुओं के लिए निवास स्थान बनाता है या जैन भिक्षुओं के लिए गुहा विहार बनवाता है। जैन सन्यासियों के लिए जो वो निवास स्थान बनाता है वो आरामदायक निवास स्थान होता है। और हाथी गुम्फा अभिलेख का जो उद्देश्य होता है वो उदयगिर पहाड़ी पर ही ये मिला है। इसका उद्देश्य यही है कि उन आवास में उसके वो अभिलेख सुरक्षित रहेंगे। खारवेल द्वारा देवताओं के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जाता है। खारवेल जो है उदयगिर और खंडगिर के में 19 और 16 गुहा विहारों का निर्माण कराता है। उदयगिर में 19 और खंडगिरी में 16 गुहा विहार का वो निर्माण कराता है और हाथी गुम्फा अभिलेख इन्हीं विहारों में सुरक्षित रखा जाता है। अगर हम देखते हैं तो उदयगिर में एक है रानी गुफा और खंडगिर में है एक अनंत गुफा। ये दोनों गुफा में जो चित्रकारी पाई जाती है, ये रिलीफ चित्रकला जो है इसकी उत्कृष्ट कोटि की है। इन चित्रों में उस समय के तत्कालीन समाज के जनजीवन की मनोरम झांकी दिखाई पड़ती है और जो है भारत के पाषाण रिलीफ कला का ये दोनों जो गुफाएं हैं उत्कृष्ट उदाहरण हैं।
खारवेल द्वारा महाविजय प्रसाद एक अत्यंत भव्य भवन भी बनाया जाता है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख में है उसमें खारवेल को कई नामों से संबोधित किया गया है, जिसमें कि लेमराज है, वृद्धराज है, भिक्षु राज है। तो खारवेल को इन नामों से संबोधित किया गया है। धर्मराज और महाविजय राज भी ऐसे नाम भी उसके लिए प्रयोग हुए हैं। धर्मराज और महाविजय राज, ये जितने नाम हैं ये खारवेल के नाम पाए गए हैं अभिलेखों में और उसे इन नामों से संबोधित किया गया है। अगर हम देखते हैं तो खारवेल का जो शासन होता है वो कलिंग के गौरव की पराकाष्ठा होता है, अर्थात जो कलिंग अशोक के समय में एक पराजित राज्य के रूप में दिखाई पड़ता है और खारवेल के समय में वो भारत में एक शक्तिशाली और गौरवशाली राज्य के रूप में दिखाई पड़ता है। लेकिन हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल के बारे में मात्र इन्हीं 13 वर्षों का वर्णन है। भारतीय इतिहास में अगर हम हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल का अध्ययन करते हैं तो उसे पाते हैं कि भारत के इतिहास में वो काफी तेजी से उभरा हुआ एक राजा था। लेकिन इसके बाद चूंकि उसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है और उससे यह प्रतीत होता है कि खारवेल के पश्चात ही जो कलिंग का जो महामेघवाहन वंश था या कलिंग जो एक शक्तिशाली राज्य था तुरंत छिन्न भिन्न हो जाता है, अर्थात उसके छिन्न भिन्न होने में भी कोई बहुत समय नहीं लगता है। और खारवेल के 13 साल के इन अभिलेखों से पता चलता है कि खारवेल जितनी ही तेजी से भारत के इतिहास में उभरता है उतनी ही तेजी से उसका पतन हो जाता है। खारवेल की जो अंतिम परिस्थिति है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है और मात्र इन्हीं 13 वर्ष के शासन का उल्लेख पाया जाता है। भारत के इतिहास में अगर हम देखते हैं तो खारवेल एक ऐसा उल्कापिंड था जो थोड़ी देर चमकता है और अचानक विलीन हो जाता है। खारवेल का जो अंतिम इतिहास है वो इतिहास के लिए एक रहस्य रहा है और जिसका आज तक कोई खोज नहीं हो पाई है और खारवेल के मात्र इन्हीं 13 वर्षों के शासन का उल्लेख प्राप्त होता है। खारवेल के अभिलेख जो हैं ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और इसके अभिलेख की 6ठी लाइन में लिखा है कि खारवेल ने तनुश्ली से एक नहर का विस्तार अपनी राजधानी तक किया था। अर्थात उसकी हमने इस 6ठी लाइन को महत्वपूर्ण क्यों बताया, क्योंकि मैंने आपको अभी इतने 13 साल का वर्णन किया था, लेकिन उसके 6ठी लाइन में हाथी गुम्फा अभिलेख के 6ठी लाइन में लिखा है कि खारवेल ने तनुश्ली से एक नहर का विस्तार अपनी राजधानी तक कराया था। अगर इस नहर को हम बेस बनाते हैं तो जो नहर का निर्माण है, तनुश्ली नहर का जो निर्माण है वो 300 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास मगध के राजा ने कराया था। 300 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास तनुश्ली नहर का निर्माण 300 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था और जो ये राजा था इसे माना गया है कि ये महापद्मनंद था। और महापद्मनंद की जो कार्यकाल की तिथि है वो लगभग 344 ईसा पूर्व की है। तो हमने बताया कि उस हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा है कि 344 ईसा पूर्व इस नहर का निर्माण कराया गया था और महापद्मनंद का इस समय में इस नहर का निर्माण हुआ था।
जिसका जो शासन था वो 344 ईसा पूर्व के आसपास था। इस आधार पर अगर हम खारवेल का शासन देखते हैं तो 344 ईसा पूर्व से 300 घटाने पर 44 ईसा पूर्व निर्धारित होता है। तो यही खारवेल का एक जो है शासन अवधि माना गया है कि इसी के आसपास खारवेल का इतिहास रहा होगा। बाकी हाथी गुम्फा अभिलेख के अलावा खारवेल के बारे में चूंकि कोई विस्तृत जानकारी नहीं प्राप्त होती है और उसके शासन के मात्र इन्हीं 13 वर्षों का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से अगर हम राज्याभिषेक के उसके 24 वर्ष की आयु में उसके 13 वर्ष के शासन को जोड़ते हैं तो खारवेल की 37 वर्ष के आयु के पश्चात उसके इतिहास के संबंध में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है और उसके बाद के उसके उत्तराधिकारी या कुलवंश के अन्य किसी राजा के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। तो खारवेल के बारे में जो ऐतिहासिक स्रोतों से जितना ज्ञात हुआ था उसका हमने आज के वीडियो में अध्ययन किया है और चेद वंश और खारवेल, कलिंग के चेद वंश और खारवेल का यही एक शासन रहा है। उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में अगर हम देखते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी उसने मगध राज्य को पराजित किया था और ऋषभदेव की जो प्रतिमा कलिंग से मगध राज्य को जीत करके लाई गई थी उसे वो कलिंग को पुनः स्थापित करता है और उदयगिर और खंडगिर जिन्हें की कुमारी पहाड़ियां कहते हैं उन पर वो जैन भिक्षुओं के आवास का निर्माण कराता है। खारवेल का यही एक ऐसा विवरण है जो इतिहास की पुस्तकों में सुरक्षित है। इससे पृथक खारवेल के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ये स्पष्ट है कि खारवेल का शासन कलिंग शासन का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और जो कि एक धूमकेतु की तरह इतिहास के पटल पर उभरता है और इसके बाद अचानक लुप्त हो जाता है। इस वीडियो में हमने खारवेल का अध्ययन किया। इसके बाद हम दक्षिण भारत के एक शक्तिशाली शासन वंश जो कि सातवाहन शासन काल रहा है उसका अध्ययन करेंगे और सातवाहन शासन काल का चूंकि इतिहास काफी विस्तृत है हो सकता है कि उसका हम अध्ययन 3 से 4 वीडियो में करेंगे। तब तक आप हमारे साथ चलते रहिए ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री इतिहास की यात्रा में, जिसमें हम आपको सिविल परीक्षा से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री को क्रमवार रूप से आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। धन्यवाद।